जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2017 में जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के जीके के प्रश्न पूछे गए थे, करंट अफेयर, संविधान या फिर हिस्ट्री के कैसे प्रश्न आए थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपके 9 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो शुरुआत में हम लोग इन 9 शिफ्ट में जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में सीबीटी 2 के लिए स्पेशली जो आपके प्रश्न हो सकते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर आपको पूरे मई महीने में कई सारे फ्री टेस्ट मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर हम लोग क्वांट की बात करते हैं तो इसका जो टेस्ट होगा अभिनय शर्मा सर के द्वारा लिया जाएगा। टोटल आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसी प्रकार से प्रतियोगिता मंत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके द्वारा टोटल 10 मॉक टेस्ट यहां पर लिए जाएंगे। ये सारे आपके डेली करंट अफेयर के ऊपर आधारित होंगे। इसी प्रकार से वरुण अवस्थी सर की बात करते हैं तो इनके द्वारा लूसेंट जीके की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ये भी आपकी 3 से लेकर के 14 मई तक चलेगी। 10 टेस्ट आपको इसमें भी मिलेंगे। और उसके बाद में जो रानी सिंह मैम हैं उनके द्वारा इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें आपको टोटल 4 टेस्ट मिलेंगे जो कि प्रत्येक मंडे आपको रात को 8 बजे देने को मिलेंगे। इसके अलावा अवधेश दीक्षित सर के द्वारा आपको क्वांट के टेस्ट मिलेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश बूस्टर सीरीज की, तो ये भी आपको प्रतियोगिता मंत्र सर के द्वारा मिलेंगे। अंकित अवस्थी सर, इनके द्वारा आपको T20 जीके की टेस्ट सीरीज मिलेगी। टोटल इसमें 4 टेस्ट होंगे। तो ये सारे टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को यहाँ पर और बेहतर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग एसएससी, बैंक या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप 1 करोड़ रुपए तक का फ्री में स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप एसएससी कॉम्बैट, बैंक कॉम्बैट या फिर यूपीएससी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टॉप रैंक को यहां पर फ्री में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। तो अगर आप लोग चाहें तो यहां पर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कोई प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि इन अक्टूबर 2050 मोर देन 350 लैंडमार्क इन मोर देन 90 कंट्रीज वेयर लिट ब्लू द ऑफिशियल कलर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये कौन सा ओकेजन था? तो 2015 की बात हुई है। तो उस साल संयुक्त राष्ट्र का 17वां स्थापना दिवस था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो इससे आपके सीबीटी 1 में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके बारे में आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे कि 25 अप्रैल 1945 को 50 देशों के द्वारा अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को है वहां पर मीटिंग होती है और इसका जो चार्टर होता है उसका तैयार किया जाता है। 25 जून 1945 को स्वीकृति मिलती है और उसके बाद में 24 अक्टूबर 1945 से जो हमारा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र है वह कार्य करना शुरू कर देता है। ध्यान रखिएगा, चार्टर पे यहाँ पर जो तैयार हुआ था उसमें 50 देश शामिल थे, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो टोटल 51 देश इसके सदस्य बने थे। कुल देश की बात करते हैं तो 193 सदस्य हैं। 193वां सदस्य कौन सा है? तो ये दक्षिण सूडान है। आधिकारिक भाषा इसकी टोटल 6 हैं। तो ये सारी चीजें आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में याद रखनी है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 1986 में। कब? 1986 में ये लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब सीबीटी 1 में कई प्रश्न इससे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। जल प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम कब आया था? तो 1974 में आया था। यह आपका 72 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980। वायु प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम 1981 और जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में आया था। तो इन पांचों के ईयर आपको कम से कम याद रखने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया तो ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसे हम लोग करेंगे स्किप। बस आपको थोड़ा सा आइडिया यहां पर रखना है कि करंट अफेयर के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। फिर देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपके करंट अफेयर का ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेजर्ट सर्किट। तो ट्रेन से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
भारतीय तट रेखा को साझा करते हैं, यानी कि कितने ऐसे हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास में आपको तट रेखाएं देखने को मिलेंगी। तो इनकी संख्या टोटल है आपके 13, जिनमें से 9 आपके राज्य हैं और 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्यों को यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। परीक्षा में कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है, तो वो गुजरात के पास में है और सबसे छोटी है गोवा के पास में। अगला प्रश्न पूछा गया कि महाबोधि मंदिर परिसर जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, ये आपको कहां पर मिलेगा। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। एक प्रश्न पूछा गया कि नासा ने वर्ष 2004 में मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया था। तो ये जो मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट है ये आपके मरकरी यानी कि बुध प्लैनेट के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट। और इस मिशन की बात करते हैं तो अप्रैल 2015 में ये मिशन समाप्त हो गया था। तो मिशन आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि माउंट सेंट हेलेंस जो कि एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है, ये आपको कहां पर मिलेगा। तो ये आपको मिल जाएगा यूएसए में। कहां पर, अमेरिका में ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अमेरिका में कहां पर, तो अमेरिका में वाशिंगटन राज्य है जहां पर ये आपको मिलेगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। तो बिल्कुल दोनों अलग हैं। वाशिंगटन आपका एक राज्य है और वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। संभवतः आने वाले समय में ये आपके अमेरिका का 91वें नंबर का राज्य भी बनेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है। तो आसान सा यह प्रश्न है। जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें आपको इसके बारे में प्रावधान देखने को मिलेगा। बाकी पीडीएफ में आपको यहाँ पर सारी अनुसूचियों की जानकारी मिल जाएगी, तो इसे आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया, करंट अफेयर का प्रश्न है कि दिल्ली के उस समय लोकायुक्त कौन थे। तो इनका नाम था रीवा खेत्रपाल। फिर एक प्रश्न पूछा गया जो कि कंप्यूटर का है कि विंडोज आधारित कंप्यूटर में 2 फाइल अगर एक ही फोल्डर में आप रखते हैं तो ये किस कंडीशन में नहीं हो सकती है। तो अगर आपकी जो फाइल है उसका नाम सेम है, यानी कि फाइल का नाम आपने सेम रखा है और उस फाइल का जो प्रकार है वह भी सेम है, यानी कि अगर आप लोग एक ही MP3 सॉन्ग को एक फोल्डर में रखना चाहते हैं 2 बार, तो आप उसको नहीं रख पाएंगे, उसके सामने आ जाता है कॉपी करके। तो इसी प्रकार से अगर उनका नाम सेम होता है, फाइल टाइप भी सेम होता है, तो आप उनको एक फोल्डर में नहीं रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था जो कि टफ था कि गंधार कला बौद्ध दृश्य कला की शैली में जो 1 शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी सी के बीच में विकसित हुई, किस राजवंश के दौरान पर फली फूली थी, यानी कि ये आपकी फ्लोरिश हुई थी। तो ये आपकी हुई थी कुषाण वंश में। ठीक है, कुषाण वंश में हुई थी और इसे हम लोग ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानते हैं। फिर पूछा गया कि 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन है ये आपका कहां पर आयोजित हुआ था। तो याद रखेंगे ये आयोजित हुआ था पेरिस में। कहां पर, पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार से आप बाकी के बारे में भी याद रखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग COP1 की बात करते हैं तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ये होता है 1995 में। COP25 की बात करते हैं तो ये मैड्रिड में हुआ ही था 2019 में। COP26 जो आपका है ये यूके के होगा ग्लासगो में। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन आपके मोनोसैकेराइड चीनी का एक रूप नहीं है। तो यहां पर अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो सारे आपके मोनोसैकेराइड चीनी हैं, जैसे कि गैलेक्टोस हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोस हो गया। लेकिन माल्टोस जो हमारा होता है वह एक मोनोसैकेराइड चीनी का रूप नहीं होता है, यह आपका होता है एक डी सैकेराइड। फिर पूछा गया कि किस राज्य ने भारत में 12वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। तो ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न है। आइस की बात हो तो समझ जाइएगा ये जम्मू कश्मीर में हुआ होगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि UNITAR स्टैंड्स फॉर। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो पूरा इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा जिनेवा में और भारत के हैं निखिल सेठ जो कि इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। फिर एक बहुत ही आसान सा प्रश्न लल्लू वाला कि नंदा देवी चोटी आपको किस भारतीय राज्य में मिलेगी। तो ये आपको मिल जाएगी उत्तराखंड में। कहां पर मिलेगी, उत्तराखंड में ये आपको मिलेगी। और कंचनजंगा और जो हमारा K2 है उसके बाद में ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का जो सबसे शक्तिशाली GEO जासूसी उपग्रह है जिसका नाम है गाओफेन, उसको लॉन्च किया था। तो इसे लॉन्च किया था चाइना ने। किसने, चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, डी होगा करेक्ट। और 2013 में इसे पहली बार लॉन्च किया गया था। फिर एक प्रश्न देखिए, ये भी आपके करंट अफेयर का है, तो इसे भी हम लोग करेंगे यहाँ पर स्किप।
एक प्रश्न और पूछा गया कि भारत का जो मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप है जिसका नाम है मस्त, तो इसका संचालन कहां से आपके किया जाता था? तो यह संचालित होता है उदयपुर से। उदयपुर में आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है फतेह सागर झील। तो इसी फतेह सागर झील में आपके मस्त का निर्माण किया गया, यानी कि मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर एक प्रश्न देखिए पूछा गया, ये भी आपके करंट अफेयर का ही था, दिसंबर 2015 के करंट अफेयर का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलिका। तो देख सकते हैं 2017 में आपका हुआ था पेपर, ये 17 जनवरी को, और ये जो प्रश्न पूछा गया वह दिसंबर 2015 से पूछा गया था। यानी कि कम से कम आपको 1.5 से 2 सालों के करंट अफेयर अच्छे से तैयार करने हैं अगर CBT 2 का एग्जाम आपको देना है। फिर एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसे 2015 के अभ्यारण्य लेजेंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। यह पुरस्कार मिला था अशोक कुमार को। फिर एक प्रश्न है कि बॉम्बेला देवी लैसराम निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो अगर हम लोग बॉम्बेला देवी लैसराम की बात करते हैं तो ये हमारी आर्चरी की खिलाड़ी हैं, यानी कि तीरंदाजी की ये खिलाड़ी हैं। मणिपुर राज्य से ये संबंधित हैं और जो आपका आर्चरी विश्व कप हुआ था उसमें इन्होंने 4 स्वर्ण पदक, 5 सिल्वर पदक और 4 जीता था इन्होंने कांस्य पदक। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि क्रांतिकारियों की जो अभिनय भारत सोसाइटी है किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था BD सावरकर के द्वारा, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसको आयोजित किया गया था 1904 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी 1952 में इसको भंग कर दिया जाता है। फिर एक प्रश्न था, रीजनिंग का आप प्रश्न कह सकते हैं, कि अकबलू के अक्षरों को अगर आप लोग पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो किस देश की राजधानी बनेगी? तो यहां पर यह बन जाएगा काबुल। क्या होगा? काबुल। और काबुल आपकी अफगानिस्तान की राजधानी है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए यहां पर करेक्ट। चाइना की राजधानी आपकी बीजिंग है, बहरीन की राजधानी आपकी मनामा में है, और अल्जीरिया की राजधानी बात करते हैं तो ये आपको मिलेगी अल्जीयर्स में। तो ऑप्शन नंबर यहां पर अफगानिस्तान होगा करेक्ट। एक प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर में जो आपके फाइल का प्रकार होता है उसको आप लोग किस तरीके से पहचानते हैं? तो इसे हम लोग पहचानते हैं फाइल एक्सटेंशन के द्वारा। यानी कि अगर आपकी कोई इमेज फाइल होती है तो आप देखते होंगे कि उसके लास्ट में लगा होता है JPG या फिर PNG लगा होता है, या फिर आपका JPEG लगा होता है, JPEG लगा होता है। तो इससे हम लोग पहचानते हैं कि ये जो हमारी पार्टिकुलर फाइल है वह किस प्रकार की फाइल है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि अजंता गुफा चित्रकला भारत के किस स्वर्ण युग से संबंधित है? तो ये आपके बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपको मिलेंगी अजंता की गुफाएं। बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर आपको 30 गुफाएं मिलेंगी और 1983 में यूनेस्को के द्वारा इसको मान्यता प्रदान किया गया था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए एक प्रश्न पूछा गया कि GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत ही आसान है, इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगर किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो चुनाव होने हैं। तो अगर किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो चुनाव यहाँ पर 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय पंचायत के चुनाव हुए हैं और ये चुनाव इतने ज़्यादा जरूरी थे कि लोगों की लाशों के ऊपर इसको करवाया है योगी सरकार ने। तो ये आप कह सकते हैं कि सरकारें जो हमारी होती हैं, मतलब क्या कहें अब इनके बारे में, कि लाशों के ऊपर इन्होंने चुनाव कंडक्ट करवा दिया। बंगाल की चाहे हम बात करें या फिर हम बात करते हैं यूपी की, बहुत सारे लोग इसमें शहीद हुए हैं। और यहाँ पर जो भी सरकारें आपकी बन रही हैं, आप कह सकते हैं कि लाशों के ऊपर इनका निर्माण किया गया है। बहुत ही शर्मनाक है हमारे देश के लिए कि इस प्रकार से कोरोना काल में यहाँ पर सरकारों के द्वारा चुनाव का आयोजन कराया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा ए करेक्ट, यानी कि 6 महीने के अंदर यहाँ पर पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आसान सा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी यहाँ पर जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया, ये भी आपके करंट अफेयर का है, कि विश्व का जो सबसे समुद्री संरक्षित क्षेत्र है किस तट पर बनाया गया? तो ये आपके अंटार्कटिका में बनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? यानी कि हमारे रेलवे का मैस्कॉट क्या है? तो इसका मैस्कॉट होगा भोलू द एलिफेंट। क्या है? भोलू द एलिफेंट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। और कब ये लॉन्च हुआ था तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी, जब हमारे भारतीय रेलवे की 150वीं स्थापना दिवस थी 16 अप्रैल 2002 को, तो उसी अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पहला देश है जो कि कार्बन नेगेटिव बना है? तो इस देश का नाम है भूटान, हमारा पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी आपको
थिम्पू में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है नगलट्रम। लोते सेरिंग यहाँ के पीएम हैं। तो ये हमारे दुनिया का पहला देश है जो कि कार्बन न्यूट्रल बना था। अगला प्रश्न पूछा गया, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा बैंक है जो कि रेल टिकट बेचने के लिए भारतीय रेलवे के साथ में किया था समझौता। तो इस बैंक का नाम था आईसीआईसीआई बैंक। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, ये भी वही प्रश्न है। हाँ, फिर आपका पूछा गया कि बागवानी रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आपका वर्तमान में भी करेक्ट होगा। इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपके करंट अफेयर का ही प्रश्न था। तो यहाँ पर होगा मुंबई गरुड़ा। वैसे करंट अफेयर के प्रश्न मैंने सिर्फ इसलिए शामिल किए हैं कि जिससे आप यहाँ पर अच्छे से ये समझ सकें कि CBT 2 के लिए या फिर जैसे हम लोग ग्रुप डी का पेपर डिस्कस करते हैं, ग्रुप डी के लिए आपको किस प्रकार से करंट अफेयर को पढ़ना है। क्योंकि अगर हम लोग करंट अफेयर की बात करते हैं तो 2 सालों में आपको लगभग 8 से 9 हज़ार क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपको अच्छे से नहीं पता होगा कि किस एग्जाम के लिए करंट अफेयर में क्या पढ़ना है तो फिर आप लोग अच्छे से उसको तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जिससे आप लोग खुद भी एनालाइज कर सकें कि करंट अफेयर आपको किस प्रकार से पढ़ना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में संविधान के अनुसार एक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह दूसरे को स्थानांतरित करने के लिए किसको यानी कि देखिए प्रश्न यह है कि अगर हमारे हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश है तो उसको दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए यानी कि उसका ट्रांसफर करने के लिए कौन सी हमारी बॉडी जिम्मेदार है या किसके पास में पावर है। तो ये पावर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास में। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जब हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम हुआ था यानी कि सिपाही विद्रोह हुआ था तो उस दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इनका नाम है लॉर्ड कैनिन। क्या नाम है? लॉर्ड कैनिन इनका नाम है। और 1858 में जो आपका एक्ट आता है उसके बाद में भारत के पहले गवर्नर जनरल और वायसराय भी ये बना दिए जाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था ये भी आपके करंट अफेयर का ही था, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ अन्य चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर हम लोग ब्रिक्स सम्मेलन की बात करते हैं तो 19 में आपका ब्राजील में हुआ था, 20 में हुआ था रसिया में और 21 में आपके भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या समानता है। कई सारे आपको त्यौहार दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें समानता क्या है। तो पहला आपका है मकर संक्रांति, दूसरा है पोंगल, तीसरा है लोहड़ी और चौथा है यहाँ पर बैसाखी। तो अगर हम लोग इन सभी त्योहारों की बात करते हैं तो ये हमारी फसलों की कटाई से संबंधित हैं, यानी कि ये सभी आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि एक तरल ड्रॉप अपने कणों के आकर्षण के कारण सिकुड़ता है और सबसे छोटे संभावित क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। तो इस फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन, यानी कि इससे हम लोग पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाते हैं। तो इनको कुल मिलाकर के 24 घंटे लगते हैं। कितने? 24 आवर्स लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2008 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजों से संबंधित संशोधन हुआ था उसके अनुसार हमारे यहाँ पर मैक्सिमम जजों की संख्या कितनी हो सकती थी। तो उस समय की बात करते हैं तो इनकी संख्या हो सकती थी 30, लेकिन अगर हम लोग वर्तमान की बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है 33+1, यानी कि एक आपका मुख्य न्यायाधीश है। तो टोटल आपके हो जाएंगे 34 जज जो कि वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में हैं। और मूल संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 8 जज देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और माध्यमिक उपभोक्ताओं के बीच में क्या अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि इनके बीच में अंतर क्या होता है तो आसान सा आंसर होगा इसका, जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये आपके पौधों को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो ये आपके पौधों को खाते हैं और डिकम्पोज मैटर को भी खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। तो ये इस समय भी सीईओ हैं, इनका नाम है अमिताभ कांत। क्या नाम है? अमिताभ कांत नाम है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष इसके होते हैं कौन? इनका नाम है यहाँ पर राजीव कुमार। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है। तो ये आपकी होती है आयनोस्फीयर। क्या है? आयन मंडल में आपके रेडियो संचार की जो चीजें होती हैं वो आपकी संचालित की जाती हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कोल्ड स्टोरेज में अगर आप फल को लंबे समय तक रखते हैं तो ये किस लिए ज़्यादा
समय तक चलते हैं, यानी कि खराब क्यों नहीं होते हैं? तो इससे जो आपके फल होते हैं उनके रेस्पायरेशन की जो रेट है वह कम हो जाती है, तो इसीलिए जो आपके फल होते हैं वो जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, यानी कि जल्दी खराब नहीं होते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज के लिए हानिकारक नहीं है? तो चाइल्ड मैरिज बिल्कुल हानिकारक है, डाउरी सिस्टम दहेज प्रथा बिल्कुल हानिकारक है, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत ये भी हानिकारक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एडल्ट पंचायत की, यानी कि जो आपके मताधिकार वगैरह होते हैं, तो ये बिल्कुल हानिकारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या एक गैर खाद्य फसल है, यानी कि जिसको आप खा नहीं सकते हैं? तो कॉफ़ी खाने वाली है, ऑयल सीड भी खाने वाला है, शुगर केन भी खाने वाला है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की, तो ये हमारी एक खाद्य फसल नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के संबंध में कौन सा कथन सच नहीं है? तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं सच कथन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज। तो जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उनकी पोलैरिटी बदल सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। बाकी ये टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, बिल्कुल सही है। इट्स स्ट्रेंथ वेरीज विद द एयर गैप बिटवीन इट्स, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। और इनकी जो स्ट्रेंथ है वह चेंज हो जाती है, तो ये भी आपका हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न पूछा गया कि हवा में जो ध्वनि की गति से अधिक गति होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं सुपरसोनिक के नाम से। किसके नाम से? सुपरसोनिक के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो सुपरसोनिक वेव के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को देखा है वह लोग नीचे कमेंट में टाइप करेंगे यस, तो इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया रहता है कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीरियसली पढ़ाई को कर रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक भी मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। आने वाले समय पे वहाँ आपको कई सारे स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगी जिनसे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।